हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम एडुकेटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आगे का जो हमारा कारवां है उसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें हमने 50 प्रश्न फिर लेकर आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के। तो इन प्रश्नों की आज चर्चा करते हुए हम सारी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगे एग्जाम एडुकेटर चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न होगा, भारतीय संघ की बात किस एक्ट में की गई है? अर्थात भारतीय संघ की बात किस एक्ट में की गई है, पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है कि भारतीय संघ की बात 1935 के एक्ट में सर्वप्रथम आई। किस एक्ट में आई थी? 1935 में, जिसमें संघीय व्यवस्था को, फेडरल सिस्टम को अपनाने की बात की गई। और इसी का रिजल्ट था कि भारत में फेडरल सिस्टम बड़े पैमाने पर स्टार्ट हुआ। जैसे संघीय व्यवस्था के अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट को डेवलप किया गया, सुप्रीम कोर्ट को डेवलप किया, इसी संघीय व्यवस्था का परिणाम माना जाता है। इसी संघीय व्यवस्था के परिणाम स्वरूप आरबीआई का डेवलपमेंट हुआ, आरबीआई की स्थापना हुई। तो संघीय व्यवस्था की बात किस एक्ट में कही गई? तो याद रखेंगे 1935 के अधिनियम में संघीय व्यवस्था की बात की। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं। कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? 102 प्रश्न है। तो हमने पिछली क्लास में ही बताया था कि कांग्रेस से निकलकर 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से रिजाइन दिया और रिजाइन देने के बाद में एक पार्टी बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी बनाई और इस फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से अपनी बातों को आगे बढ़ाया था सुभाष चंद्र बोस ने। कलकत्ता में ये फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित की थी सुभाष चंद्र बोस ने और कलकत्ता में स्थापित करके वो नाराज हो गए थे महात्मा गांधी से। इस बात से नाराज हो गए थे कि महात्मा गांधी ने उनके विरुद्ध एक व्यक्ति खड़ा किया था जिसका नाम था पट्टाभी सीतारामैया राजू। और जब अध्यक्षी का चुनाव होना था कांग्रेस के, तो उस अध्यक्षी के चुनाव में, अध्यक्ष के लिए चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया राजू को हरा दिया। और जब हरा दिया तो इस कारण से गांधी जी के मुंह से अचानक से निकला कि पट्टाभी सीतारामैया राजू की हार मेरी हार है, और इसी बात से नाराज हो गए सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। अंतिम गवर्नर जनरल ब्रिटिशर्स पूछा जाता तो माउंटबेटन आंसर होता, लेकिन प्रथम गवर्नर जनरल यहाँ पर पूछा जा रहा है तो भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल का नाम पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ की थी? तो 104 का आंसर होगा सिंगापुर में। मैंने बताया था पिछली क्लास में भी कि सुभाष चंद्र बोस यहाँ से 1941 में निकले और निकल कर पहुंचे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से मॉस्को, मॉस्को से जर्मनी और जर्मनी से सिंगापुर पहुंचे थे। और सिंगापुर में ही इंडिया नेशनल आर्मी की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के काल में कांग्रेस जैसे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई और इसके संस्थापक थे ह्यूम इसके संस्थापक थे। तो याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से जाना जाता है। 105 का बी। 106 होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जस्ट मैंने अभी बताया कि किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी, तो याद रखना लॉर्ड डफरिन के काल में हुई थी। और लाला लाजपत राय ने इसी पर एक ब्लेम लगाया है क्या कि कांग्रेस की स्थापना डफरिन के दिमाग की उपज थी। किसके दिमाग की उपज थी? डफरिन के दिमाग की उपज थी। ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ऐसा कहने वाले व्यक्ति लाला लाजपत राय हुआ करते थे।
तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं, मेरठ क्रांति का श्री गणेश कब हुआ था? तो 9 अप्रैल 1857 ईस्वी को। और मेरठ से 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 मानी गई है। 10 मई 1857 मानी गई है। और मेरठ क्रांति का जो श्री गणेश है, याद रखेंगे कहां से? 9 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया? तो 109 का आंसर होगा आपका ए, रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट जो था 1919 ईस्वी में, एक्चुअली में हुआ ये था कि 1917 ईस्वी में सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी भारत में, जो गतिविधियां हो रही थी, आतंकवादी या उग्रवादी गतिविधियां हो रही थी, उन पर कंट्रोल करने के लिए। और उसी कमेटी की सिफारिश पर यह कहा गया क्या कि यहाँ पर कुछ सुधार करने होंगे, और उसी सुधार के बेस पर एक एक्ट पास किया गया जिसे रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस रोलेक्ट एक्ट में यहाँ पर यह बात कही गई, इस रोलेक्ट एक्ट में क्या, इस रोलेक्ट एक्ट में कहा गया यहाँ पर कि कोई भी भारतीय जिसे शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, जब तक वो गिरफ्तार रहेगा, जब तक मुकदमा उस पर चलेगा, और उसकी सुनवाई 3 सदस्यों की जजों की कमेटी करेगी, और जजों की कमेटी जो निर्णय देगी वही अंतिम निर्णय होगा। तो रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी को यहाँ पर पारित किया गया था, जिसके विरोध में आम हड़ताल का आयोजन किया गया। 109 का आंसर होगा ए। साविनय अवज्ञा आंदोलन था, साविनय अवज्ञा आंदोलन था, 110 का होगा आंसर भी। भारत के लिए पूर्ण, कल भी मैंने इस क्वेश्चन की चर्चा की थी, भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करना आंदोलन था, भारत के लिए पूर्ण स्वराज, क्योंकि 1929 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड उठी थी, तो पूर्ण स्वराज प्राप्त करना। 100 टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस की थी? तो मैंने कल भी बताया था कि जलियांवाला बाग की हत्याकांड के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड अर्थात सर की उपाधि त्याग दी थी, सर की उपाधि त्याग दी थी, सर की उपाधि और नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी यहाँ पर जलियांवाला हत्याकांड के बाद में। तो 111 का होगा यहाँ पर सी आंसर। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव था, कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था 112 का आंसर होगा यहाँ पर भारत के 2 स्वतंत्र राज्यों में बांटना, सभी प्रांतों को स्वतंत्र प्रभार दे देना, प्रांतों को अर्ध स्वायत्तता प्रदान करना, और राज्यों का सामूहिकरण। अर्थात कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव था राज्यों का सामूहिकरण, अर्थात पूरे राज्यों के समूह को बनाने की बात की गई थी। 112 का आंसर होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो याद रखेंगे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब हुआ करते थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? तो याद रखेंगे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन से? बंबई अधिवेशन से। पहला अधिवेशन हुआ था आपका बंबई में, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में, फिर बंबई में, और फिर इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि बंबई अधिवेशन के बाद अचानक से ब्रिटिश सरकार का अर्थात डफरिन का रुख बदला, और डफरिन का जब रुख बदला तो उसने यहाँ पर यह भी आरोप लगा दिया कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस माइक्रो माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करने वाला अर्थात सूक्ष्मदर्शियों को प्रदर्शित करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह के आरोप भी डफरिन के द्वारा लगा दिए गए थे। तो नेक्स्ट यहाँ पर 114 का आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं, फरवरी 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो याद रखना, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, और लंदन में इसकी स्थापना की गई थी, लंदन में इसकी स्थापना की गई थी, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बारेंद्र घोष किससे संबंधित थे? बारेंद्र घोष मैंने कल भी बताया था कि अनुशीलन समिति से संबंधित हुआ करते थे, एक क्रांतिकारी
समिति के रूप में जानी जाती थी, अनुशीलन समिति और क्रांतिकारी समिति जिससे संबंधित हुआ करते थे कौन? बारिंद्र घोष। 116 का होगा आंसर ए। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असह्य तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताया। चौरी चौरा को, असहयोग आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को और यहाँ पर साबने अवज्ञा आंदोलन को। तो याद रखें कि भारत छोड़ो, ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी थी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असह्य तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई थी। अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में 117 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक 2 दशकों में कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? 20वीं शताब्दी में जो प्रारंभिक 2 दशकों में कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य हुआ करता था, याद रखेंगे कि आंसर होगा इसका स्वराज। पूर्ण स्वराज नहीं, केवल और केवल स्वराज की डिमांड थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हुआ करती थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हुआ करती थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी और 1917 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस की वो अध्यक्ष बनी थी। कलकत्ता कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, जबकि सरोजनी नायडू 1925 ईस्वी में कानपुर सेशन की अध्यक्ष बनी थी। और ये कानपुर सेशन की जो अध्यक्ष बनी थी, याद रखेंगे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है, भारतीय महिला अध्यक्ष। जबकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष होंगी सरोजनी नायडू नहीं बल्कि एनी बेसेंट का नाम आता है। 119 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट है कांग्रेस के प्रति कर्जन की नीति क्या थी? इसे गैर कानूनी घोषित करता, इसका अस्तित्व ही समाप्त कर देना, इसका सहयोग प्राप्त करना, कांग्रेस से अधिकतम मित्रता प्राप्त करना। तो याद रखेंगे कि इसका अस्तित्व ही समाप्त कर देना इनका मुख्य लक्ष्य था कर्जन के। कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस यहाँ पर मरणासन अर्थात लड़खड़ा रही है और मेरी ये इच्छा है कि इसके अस्तित्व को ही मैं समाप्त कर दूं, इस तरह की बात कही थी। तो कर्जन की कांग्रेस के प्रति जो नीति थी वो अस्तित्व ही समाप्त कर देने की थी। नेक्स्ट होगा निम्न में से कौन उग्रवादी नेता था? तो याद रखेंगे उग्रवादी नेता, याद रखेंगे कि भारत में 2 तरह के यहाँ पर कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में नेता निकल कर आए थे। एक का नाम था उदारवादी नेता हुआ करता था और दूसरा नेता जो हुआ करता था वो उग्रवादी नेता हुआ करता था। 2 तरह के नेता थे, उदारवादी और उग्रवादी नेता हुआ करते थे। तो उदारवादी जो नेता थे उसमें दादा भाई नौरोजी का नाम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम, महादेव गोविंद रानाडे, ये सब आते हैं। बेसिकली महादेव गोविंद रानाडे का नाम नहीं आता है, जबकि उग्रवादी में लाल बाल पाल का नाम आता है। जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे कौन? लाल बाल पाल का नाम आता है बेसिकली। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रथम बार कांग्रेस अध्यक्ष कब बने थे? तो याद रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर सेशन में अध्यक्ष बने थे। 1929 में लाहौर सेशन में अध्यक्ष बने थे। 123 का आंसर होगा सी। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो याद रखेंगे 124 का ए आंसर होगा कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में 2 लाख ब्रिटिश कहा जाता है भारतीय सैनिकों ने जापान के सामने जब सरेंडर किया तो उसी को संगठित करवाने का काम किया था रास बिहारी बोस ने। और रास बिहारी बोस ने जब संगठित करवाया था तो कैप्टन मोहन सिंह उस सेना का नेतृत्व कर रहा था उस समय, और उन्हीं को ये बागडोर दी गई और प्रथम सेनापति भी आजाद हिंद फौज का कौन बना? कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट है फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन का उद्देश्य भारत के लिए एक संविधान बनाना था। निम्न में से कौन उसका सभापति चुना गया? फरवरी 1928 में दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन का उद्देश्य भारत के लिए एक संविधान बनाना था और निम्न में से कौन उसका अध्यक्ष चुना गया? तो याद रखेंगे कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में प्रस्तुत की गई। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में प्रस्तुत की गई और इस नेहरू रिपोर्ट में ही सारी बातें एक तरह से मेंशन की गई थी। नेक्स्ट है निम्न घटनाओं का कालानुक्रम क्या है? लखनऊ समझौता,
गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में, गांधी इरविन पैक्ट 1931 ईस्वी में, पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में। तो आंसर होगा 1, 2, 3, अर्थात डी आंसर होगा 126 का, याद रखेंगे। बहिष्कृत भारत पत्रिका थी, अंबेडकर जी की पत्रिका हुआ करती थी बहिष्कृत भारत, 127 का आंसर होगा आपका ए। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारत से भाग निकले थे? तो मैंने पिछली अभी बताया था जस्ट कि सुभाष चंद्र बोस 1941 ईस्वी में भारत से भाग निकलने में सफल हुए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुविख्यात झंडा ऊंचा रहे हमारा का रचनाकार है? तो याद रखेंगे श्याम लाल पार्षद झंडा ऊंचा रहे हमारा के प्रसिद्ध रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, किसे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो किसे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो याद रखेंगे आप कि अध्यक्ष हुआ करते थे संविधान सभा के, यहाँ पर 130 का आंसर जो होगा वो 1 होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे राजेंद्र प्रसाद, 130 का आंसर होगा ए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी नजरबंद थे पूना के आगा खां जेल में, याद रखेंगे 131 का आंसर होगा डी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण में जब गांधी जी को देखा तो उनकी स्थिति को देखकर उन्होंने उन्हें महात्मा के संबोधित करा। अरे अरे आप तो महात्मा लग रहे हैं, इस तरह की बात चंपारण में कही थी रविंद्रनाथ टैगोर। तो 132 का आंसर होगा बी। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में स्थापना की थी, इसे ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। 133 का आंसर होगा बी। गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्तें क्या थी? गांधी इरविन साबिना अवज्ञा आंदोलन का स्थगन, यस, सभी कैदियों की रिहाई, पूना समझौता और भारत को स्वायत्तता प्रदान करना। तो याद रखेंगे 134 का आंसर होगा ए, साबिना अवज्ञा। सभी कैदियों की रिहाई की बात तो थी लेकिन राजनीतिक बंदियों के, केवल सभी कैदियों की नहीं, राजनीतिक बंदियों की रिहाई की बात की गई थी, ये बात कही गई थी सभी कैदियों की। और ये दोनों ऑप्शन तो है ही नहीं, राजनीतिक बंदियों की रिहाई की बात जरूर लाई गई थी। 134 का आंसर होगा ए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया और कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? 136 का होगा ए आंसर, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के अध्यक्षता में, याद रखना ब्रिटिश सरकार ने भी एक कमेटी गठित की थी जिसका नाम था हंटर कमेटी। हंटर कमेटी का गठन ब्रिटिश सरकार ने भी किया था। तो याद रखेंगे मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट प्रश्नों का, किस वायसराय के समय असहयोग आंदोलन चलाया गया था? तो याद रखेंगे असहयोग आंदोलन लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय चलाया गया था भारत में। 137 का आंसर होगा ए। क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तिथीय चेक कहा था? महात्मा गांधी ने उत्तर तिथीय डूबते हुए बैंक का अगर पूछा जाता तो नेहरू होता। महात्मा गांधी ने उत्तर तिथीय चेक के रूप में कहा था क्रिप्स मिशन को। पाकिस्तान का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने 1933 ईस्वी में पाकिस्तान शब्द दिया था। पाकिस्तान शब्द दिया था 1933 ईस्वी में सर्वप्रथम रहमत अली ने। केंद्रीय व्यवस्थापिका पर बम फेंका था भगत सिंह ने, याद रखेंगे केंद्रीय व्यवस्थापिका पर बम फेंकने का काम किया था भगत सिंह के द्वारा। निम्न में से किस काल में कांग्रेस मुस्लिम लीग के अच्छे संबंध थे? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अच्छे संबंध थे। 141 का आंसर होगा यहाँ पर सी, 1916 से 1922। हमने बताया भी था पिछली क्लास में कि लखनऊ पैक्ट आ गया था और लखनऊ पैक्ट के बाद में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संबंध जो थे वो बहुत सुधरे थे, क्योंकि इस लखनऊ पैक्ट में मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के बीच में ऐसा समझौता हुआ कि अब हम आगे से मिलकर आंदोलन चलाएंगे, और इसीलिए 1922 तक ये संबंध बहुत अच्छे रहे। जब गांधी जी ने
कहा जाता है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो इस कारण से जिन्ना नाराज हो गए और उसके बाद में उन्होंने अपने आंदोलन जो खिलाफत था उसको यहाँ पर आगे बनाकर रखा। लेकिन याद रखना, खिलाफत आंदोलन में जिन्ना जी का साथ नहीं था, असहयोग आंदोलन में यहाँ पर जिन्ना जी का साथ था। इस बात को आपको याद रखना है। 141 का आंसर होगा सी। 142 जो है उसका गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूल आधार था। 142 का आंसर होगा अंग्रेजों पर पूर्ण विश्वास, भारतीय जनमत को जागृत करना, ब्रिटिश अधिकारियों की भर्त्सना और ब्रिटिश शासन। तो आंसर होगा इसका गोपाल के राजनीतिक दर्शन का मूल आधार था भारतीय जनमत को जागृत करना, और इसीलिए गांधी जी ने अपने आंदोलनों में इस भूमिका को बड़े पैमाने पर यूज किया। 142 का आंसर होगा बी। होर्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी हुआ करता था। होर्डिंग पर बम फेंका था लॉर्ड होर्डिंग पर रास बिहारी बोस। यही सिंगापुर भाग गए थे रास बिहारी बोस 1900 यहाँ पर जब 11 ईस्वी में दिल्ली दरबार लगाया गया, तो होर्डिंग जब लौट रहे थे, लॉर्ड होर्डिंग जो यहाँ के वायसराय हुआ करते थे, और जब लौट रहे थे तो उनकी बग्गी पर बम गिराने का काम किया था रास बिहारी बोस ने। आंसर होगा डी। वह नेता जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा था आजीवन कभी भी, तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं चुने गए। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू जी। 1906 ईस्वी में याद रखेंगे कि दादा भाई नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसमें असहयोग का प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो आप याद रखेंगे कि असहयोग के प्रस्ताव का विरोध जो है चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, अर्थात CR दास के द्वारा किया गया था। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, अभी जस्ट बताया मैंने, प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू हुआ करती थी। 1925 ईस्वी में कांग्रेस सेशन की अध्यक्ष बनी थी और कानपुर का ये सेशन हुआ करता था। तो कानपुर शहर के सेशन के अध्यक्ष की महिला जो थी सरोजनी नायडू, वही यहाँ पर पहली महिला अध्यक्ष के रूप में जानी जाती है, भारतीय महिला अध्यक्ष, जिन्हें भारत कोकला के नाम से भी जानते हैं। 148 होगा सुरक्षा कपाट। सुरक्षा कपाट का जो सिद्धांत है लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए दिया गया था सुरक्षा कपाट का सिद्धांत। निम्न मुस्लिम नेताओं में किसने भारत के विभाजन को एक विश्वासघातपूर्ण कार्य कहा? विश्वासघातपूर्ण कार्य कहा था, तो याद रखेंगे अबुल कलाम आजाद के द्वारा। 149 का आंसर होगा ए। गांधी इरविन समझौता 1931, कूट को 1932, कराची 1931 और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। इनको क्रम से सजाना है तो 105 का आंसर होगा आपका ए। 150 का आंसर होगा ए। सबसे पहले गांधी इरविन समझौता, फिर कराची सेशन, फिर आपका पूना समझौता और फिर होगा आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इस तरह से ये रहे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। हम इसी तरह से दोस्तों आप लोगों के लिए प्रश्न लाते हैं। आपको हमारे चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लगातार इसी तरह से प्रश्न मिलते रहें। हम प्रतिदिन अभी 50 प्रश्न लेकर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर हम इनकी संख्या लगातार बढ़ाते जाएंगे और क्लासेस की संख्या भी बढ़ाते जाएंगे। आप हमारे YouTube चैनल से अगर जुड़ेंगे तो इसका फायदा आपको निश्चित तौर पर मिलेगा जरूर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।